नमस्कार साथियों, मैं राघवेंद्र आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चर पे चर्चा करने वाले हैं, जिससे कि हमारे फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चर में गुप्त काल से ही हमारे जो है सिलेबस का प्रारंभ होता है। और गुप्त काल में जो सिलेबस दिया हुआ है वो है साहित्य, कला और विज्ञान। मतलब कि गुप्त काल में लिटरेचर का क्या डेवलपमेंट हुआ है, ओके, आर्किटेक्ट आदि से रिलेटेड क्या डेवलपमेंट हमें देखने को मिलेगा, कला की दृष्टि से और साइंस की दृष्टि से क्या प्रगति हुई है। तो साहित्य की दृष्टि से आज हम यहाँ पर जो है गुप्त काल का प्रारंभ कर रहे हैं कि गुप्त काल में साहित्य की क्या प्रगति हुई है। तो है ना, गुप्त काल में साहित्य की दृष्टि से क्या विकास हमें देखने को मिलेगा। मैं जो आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगा, ओके, तो वो छोटे छोटे क्लिप के रूप में पढ़ाऊंगा, मतलब कि 10 से 15 मिनट का ही हमारा वीडियो लेक्चर रहेगा। ओके, तो छोटे छोटे वीडियो क्लिप में आपको डेली का जो भी पढ़ाया जाए वो आप रोज का रोज अच्छे से याद करें मेरे दोस्तों। इसी प्रकार हम छोटे छोटे क्लिप के माध्यम से पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे कि थोड़ा थोड़ा ही खाया जाता है और जो थोड़ा थोड़ा खाते हैं मेरे दोस्तों वो ही पचता भी है। ओके, तो डेली का जितना भी आपको मटेरियल मिले पढ़ने के लिए उसको आप अवश्य याद रखें। ओके, तो गुप्त काल में साहित्य, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि गुप्त काल को कई अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। ओके ना, तो गुप्त काल के विभिन्न नाम हमें क्या क्या मिल सकते हैं। ओके ना, गुप्त काल के हमें कई विभिन्न नाम मिल सकते हैं। आइए चर्चा करते हैं गुप्त काल के क्या क्या विभिन्न नाम हमें मिलेंगे। जैसे कि देखिएगा, गुप्त काल को भारत के इतिहास का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। याद रखिएगा, इसको गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री भी हम कहेंगे, स्वर्ण काल कहा जाता है। इसी को ही भारत के इतिहास का स्वर्णिम युग, ओके, इसे ही भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग भी कहा जाता है। स्वर्ण काल और स्वर्णिम युग दोनों एक ही है। हो गया, स्वर्ण काल पूछे तो भी गुप्त काल ही टिक करना है और स्वर्णिम युग पूछे तो भी गुप्त काल ही टिक करना है। तो इंडियन हिस्ट्री का स्वर्ण काल कहते हैं, स्वर्णिम युग कहते हैं इसी को ही। ओके, इसी को ही क्लासिकल एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री कहा जाता है। तो क्लासिकल युग, इसी को ही भारतीय इतिहास का क्लासिकल युग भी कहा जाता है। मतलब कि मैं हिंदी में बोलूं तो शास्त्रीय युग। ओके ना, शास्त्रीय युग भी इसको कहा गया है, क्लासिकल युग भी इसको कहा जाता है। ओके ना, और इसको ही भारतीय इतिहास का पेरिक्लीन युग भी कहा जाता है। ओके, तो ये भी आप याद रखिएगा कि भारतीय इतिहास का पेरिक्लीन युग जिसको हम कहेंगे वो भी गुप्त काल को ही कहेंगे। तो ये आपको याद रखना है। अब देखो दो चीजें हैं यहाँ पर, स्वर्ण काल सबसे पहले किसने कहा है। तो भारतीय इतिहास में गुप्त काल को जो गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री कहा गया स्वर्ण काल, वो के एम मुंशी ने कहा है। किसने कहा है? के एम मुंशी ने कहा है। कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, तो उन्होंने ही सबसे पहले गुप्त काल को जो है स्वर्ण काल की संज्ञा दी थी। ओके, बाकी स्वर्ण उसी का ही अर्थ हो गया। क्लासिकल युग, शास्त्रीय युग, क्योंकि सबसे ज्यादा संस्कृत साहित्य लिटरेचर इसी काल में लिखा गया, जिसको क्लासिकल एज या शास्त्रीय युग भी कहा गया। बाकी पेरिक्लीन युग इसको वॉर्नेट ने कहा है। किसने कहा? वॉर्नेट, ये अंग्रेज इतिहासकार है वॉर्नेट, और इन्होंने इसको पेरिक्लीन युग कहा था। अब पेरिक्लीन क्या है? तो यूनान के ग्रीक, ओके ना दोस्तों, यूनान के पेरिक्लीन जो वंश यूनान में हुआ है उस वंश के साथ गुप्त वंश की तुलना की गई है, क्योंकि यूनान में भी पेरिक्लीन डायनेस्टी के समय, पेरिक्लीन वंश के समय काफी प्रगति हुई है। साहित्य में प्रगति, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक हर प्रकार की उन्नति हमें देखने को मिलती है। वैसी ही प्रगति भारत में गुप्त काल में देखने को मिलती है, इसीलिए गुप्त काल को भारतीय इतिहास का पेरिक्लीन युग भी कहा जाता है। ओके, चलिएगा, ये तो रहा इंट्रोडक्शन। अब अपन बात करने वाले हैं गुप्त काल में हर प्रकार की प्रगति हुई, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक सभी प्रकार की प्रगति हुई है, इसीलिए उसको गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री कहा जाता है। ठीक, इसी काल में साहित्य का भी भरपूर विकास देखने को मिलता है। हो गया, अब हम साहित्य पर चर्चा करेंगे। तो देखो, गुप्त काल में जो साहित्य लिखा गया है, सबसे बड़ी बात यह है कि यह संस्कृत भाषा में लिखा गया। तो मैंने ये याद रखिएगा कि गुप्त काल में जो साहित्य की रचना हुई है मेजर रूप से वो किस भाषा में हुई है, तो संस्कृत भाषा में हुई है। ओके ना, ये आपको याद रखना है। अब इस काल में कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई है गुप्त काल में, तो आइए आप जो है बाद में वीडियो लेक्चर को जो है रोकते हुए कैसे भी करके आप बाद में को लिख सकते हो, धीरे धीरे करके आप याद समझ लीजिएगा पहले। ओके ना, चलिएगा, क्योंकि हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, इसी पर मैं पढ़ना होगा फिलहाल। ओके ना, तो इसके लिए स्लाइड चेंज नहीं कर सकता, तो मुझे मिटाना ही होगा। ओके ना, चलो अब अपन बात करेंगे यहाँ पर गुप्त काल में साहित्य के विषय में। तो देखो, गुप्त काल में साहित्य की दृष्टि से कौन कौन सी किताबें लिखी गई है, क्या क्या प्रगति हुई। तो देखो यहाँ पर गुप्त काल में सबसे पहले हम
कालिदास के द्वारा लिखी गई किताबों के बारे में पढ़ेंगे। ओके ना, महाकवि कालिदास। ओके, आपने सभी ने कालिदास का नाम सुना होगा। और महाकवि कालिदास के द्वारा कौन कौन सी पुस्तकें हैं जो गुप्त काल में लिखी गई थी, उनके ऊपर चर्चा करते हैं। देखो, कालिदास का साहित्य फटाफट से आप इनको याद रखिएगा, और वैसे भी आपको याद आसानी से होने वाली है। ओके, अगले 2 से 3 मिनट में आपको कालिदास की सारी किताबें याद हो जाएगी। तो देखो, कालिदास ने जो किताबें लिखी है तो उनमें कौन कौन सी किताबें हैं। देखो, एक तो है मेघदूतम। ओके ना, याद रखिएगा इसका नाम, और न भी रखें तो भी आपको याद होने वाला है, मेघदूतम। ओके, दूसरी है ऋतुसंहार। ओके, दूसरी जो किताब है कालिदास की वो है ऋतुसंहार। ओके, चलिएगा नेक्स्ट, अगली है कुमार संभवम। अगली जो पुस्तक आ जाती है कालिदास की वो कुमार संभवम। साथ में आप एक गाइड भी रख सकते हैं अलग से देखने के लिए, किताबों के नाम आदि को देखने के लिए, जो कि हम पढ़ते हुए चले। ठीक, इसके बाद अगली किताब है रघुवंशम। रघुवंशम, ठीक। एक किताब आ जाती है मालवी कांगनी मित्रम। मालवी कांगनी मित्रम। अगली जो किताब है वो मालवी कांगनी मित्रम है कालिदास की यहाँ पर। ओके ना, और एक जो किताब आ जाती है वो है विक्रमोर्वशीयम। विक्रमोर्वशीयम, ये भी कालिदास की ही पुस्तक है, विक्रमोर्वशीयम। ठीक, और एक जो प्रसिद्ध रचना है वो है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम, ये भी कालिदास की ही रचना है। चलिएगा, देखो यहाँ पर मेरे दोस्तों, मेघदूतम, ऋतुसंहार, कुमार संभवम, रघुवंशम, ओके, और मालवी कांगनीत्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम, ये कालिदास की पुस्तकें हैं। तो इनको याद रखने के लिए अपन एक ट्रिक का प्रयोग करेंगे। जैसे कि हर वर्ष मेघ ऋतु आती है, आजकल मेघ ऋतु आई हुई है। ओके ना, तो याद रखिएगा, ट्रिक है मेघ ऋतु आई। कौन सी ऋतु आई? मेघ ऋतु आई। ओके ना, याद रखिएगा। तो मेघ ऋतु आई, मेघ ऋतु आ चुकी है, ध्यान रखिएगा। तो मेघ से तो बनता है मेघदूतम, और ऋतु से बनेगा यहाँ पर ऋतुसंहार। ओके ना, तो मेघदूतम, ऋतुसंहार, और ये दोनों ही खंड काव्य की श्रेणी में आते हैं। और मेघ ऋतु जब आती है तो वो खंड खंड में ही आती है, एक साथ थोड़ी आती है। एक बार अभी आ गई और एक बार 10 दिन बाद आ जाएगी, तो खंड खंड में ही मेघ ऋतु आती है। तो ऊपर के जो दोनों काव्य हैं ये मेघदूतम, ऋतुसंहार, ये खंड काव्य कहलाते हैं। आइए आगे की बात करते हैं। देखो, हमारे में से अधिकांश बच्चों के नाम के पीछे आपको पता है कुमार शब्द लगा रहता है। कौन सा शब्द लगा रहता है? कुमार। ओके ना, अब यहाँ पर देखिएगा, आप कुमार में से 3 किताबों के नाम लिख लेंगे। कुमार में से पहली किताब का नाम निकलता है कुमार में से कुमार संभवम। ओके, और पीछे का जो र है उससे निकलेगा रघुवंशम, और बीच का जो मा है उससे निकलेगा मालवी कांगनी मित्रम। कुमार, ओके ना, कुमार संभवम, मालवी कांगनी मित्रम और रघुवंशम। इनमें से ये जो 2 है शुरू की किताबें, कुमार संभवम और रघुवंशम, ये महाकाव्य श्रेणी में आती है। किस श्रेणी में आएगी ना? महाकाव्य। इन दोनों को महाकाव्य कहा जाता है। ऊपर वाले को खंड काव्य, इन दोनों को महाकाव्य। तो कुमार शब्द जिसमें रहेगा वो महाकाव्य में आएगा। ओके ना, मां से महाकाव्य बन जाएगा, याद रखिएगा। लेकिन मालवी कांगनी मित्रम को महाकाव्य की श्रेणी में नहीं लेना है, कुमार संभवम और रघुवंशम को लेना है। और अंतिम जो 3 पुस्तकें बची है यहाँ पर कालिदास की, वो तीनों की तीनों महाकाव्य है। क्या है? सॉरी, तीनों की अंतिम जो 3 किताबें हैं वो नाटक है। क्या है दोस्तों? नाटक। मालवी कांगनी मित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम, ये तीनों ही नाटक की श्रेणी में है। तो देखो, कुमार शब्द में से 3 किताबें निकली है, कुमार संभवम, रघुवंशम। ओके, और मां से अगली किताब का नाम निकल जाता है मालवी कांगनी मित्रम। अब इस मालवी कांगनी मित्रम में जो वी है, वी से अगली किताब का नाम निकल रहा है विक्रमोर्वशीयम। ओके ना, वी से क्या निकला? विक्रमोर्वशीयम। और अंतिम किताब तो सभी को पता है, कालिदास की सबसे प्रसिद्ध जो बुक है वो है अभिज्ञान शाकुंतलम। ओके ना, तो याद रखिएगा, मेघ ऋतु आई, मेघदूतम, ऋतुसंहार, ये दोनों खंड काव्य है। ठीक, फिर कुमार शब्द याद रखना है सभी को। ओके, तो कुमार संभवम में से कुमार संभवम, मां से मालवी कांगनी मित्रम, लेकिन तीसरे नंबर पर डाल देना इसको आप। रघुवंशम को पहले लेना ताकि दोनों महाकाव्य की श्रेणी में आ जाएगी। बाकी मालवी कांगनी मित्रम, वी से विक्रमोर्वशीयम निकालना है यहाँ पर, और अभिज्ञान शाकुंतलम, ये तीनों नाटक हैं। इस
प्रकार से आज हमने कालिदास जी की ही किताबें देखी है, आप इनको अवश्य याद रखिएगा। कई प्रकार से प्रश्न यहाँ पर पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी कालिदास की पुस्तक नहीं है। तो 3 किताबें अलग रह सकती है, एक किताब इनकी रह सकती है, या 3 किताबें कालिदास जी की रह सकती है। एक किताब को और डाल के पूछी जा सकती है कि कौन सी कालिदास की किताब है, कौन सी नहीं है। तो इस प्रकार का प्रश्न यहाँ से बन सकता है। कौन सा कालिदास का खंड काव्य है, तो वो बाकी महाकाव्य और नाटक में से दे देगा, और एक खंड काव्य में से डाल देगा। तो इस प्रकार का प्रश्न बन सकता है। कौन सा एक कालिदास द्वारा लिखित नाटक है, तो खंड काव्य महाकाव्य में से बुक्स दे देगा, और एक बुक नाटक में से डाल देगा। फिर आपको नाटक का सिलेक्शन करना है। तो इस प्रकार से प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आज हम इतना ही लेंगे वीडियो लेक्चर को, और अगले वीडियो लेक्चर में हम बाकी के जो राइटर्स हैं गुप्तकाल के, उनकी किताबों के विषय में देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।